हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव कुमार अवस्थी, आपका ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए गणित का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, पूर्णांक। दोस्तों, इससे पहले अध्याय में हम लोग प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। संख्याओं के विकास के क्रम में सबसे पहले जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं आई थी, सब प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं। बताया था इसमें सबसे छोटी संख्या एक होती है और इन संख्याओं में एक क्रम होता है, एक से अधिक वाला। एक का इनको क्रमानुवाई कहते हैं, आपस में एक दूसरे की। और सबसे छोटी संख्या बताई थी हमने, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती नहीं है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के प्रश्न के बारे में आपको बताया गया था, कभी कभी ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो गणनाओं के आधार पर संख्याओं का विकास किया गया था, और इसलिए सबसे बड़ी संख्या आज तक कोई भी मानी नहीं जा सकी है। अब हम गणना करने में हुई असुविधा को देखते हुए शून्य का भी आविष्कार किया गया, और शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं की भी विशेषता लगभग प्राकृतिक संख्याओं की तरह समान ही थी। थोड़ा सा अंतर था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती थी, तो वहीं पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती थी। लेकिन सबसे बड़ी ना ही कोई पूर्ण संख्या है और ना ही कोई प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याओं में भी एक का ही क्रम होता है, इनमें क्रमानुयायी भी होते हैं। और एक तो वीडियो में हमने इनके संक्रियाओं के प्रगुण के बारे में भी बताया है। आपको उस चैनल पर वो वीडियो भी उपलब्ध भी मिलेगा आपको। आज हम आपको पूर्णांकों के बारे में बताते हैं। देखिए, गणना करते समय संख्याओं का गणना के साथ साथ संख्याओं का विकास भी हुआ था। प्राकृतिक संख्या का पहले, उसके बाद पूर्णांक संख्याओं का। अब हम आपको एक नई तरह की समस्या बताते हैं। उसको हल करने के लिए पूर्णांक संख्याओं पर विचार करना पड़ा। देखिए वो समस्या क्या थी। अक्सर हमने सुना है लोगों को कहते हुए कि 5 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, या 1 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। अर्थात एक इसी तरह से एक समीकरण लेकर के भी हम आपके सामने आ रहे हैं, और देखिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये एक समस्या है आपके सामने, x + 1 = 0। वहाँ पर x का मान क्या होगा जो समीकरण संतुष्ट करे, तो उसको हम हल करने पर प्राप्त करते हैं x = -1। चूँकि हम अपने आप को एक साधारण स्तर पर मानते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x का मान ऋण 1 आया है। चूँकि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं थी, अब हमने विचार किया कि संख्याएं पूर्ण तभी हो सकती हैं जब उनके ऋणात्मक मान भी शामिल किए जाएं। और अब ऋणात्मक मानों को शामिल करने के बाद एक नया नाम दिया गया संख्याओं को, उनको बोला गया पूर्णांक। इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। दोस्तों, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करते रहिएगा। मैं आपका दोस्त आपके लिए बहुत ही मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। अब हम पूर्णांक की परिभाषा पर चलते हैं। सबसे पहले, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को भी शामिल किया गया है। ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य। अब हम संख्या रेखा पर इनका प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही साथ इनके अध्ययन के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले, हम जब प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते थे तो हमारा पहला अंक 1 होता था। इस तरह से हमने एक कोई रेखा खींच ली है, और उस रेखा को हमें समान भागों में विभाजित करना है। चूँकि मैं ये सब काम हाथ से कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस कम ज़्यादा हो भी सकती है, उसको आप ध्यान में न लाइएगा। सिर्फ आप मेरे द्वारा बताए गए निर्देशों पर ध्यान दीजिएगा। ये रहे आपके बराबर दूरी के खाने। अगर हम इन पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण करते हैं, तो हम पहले खाने का मान 1 मानते हैं और यहाँ 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ मध्य बिंदु पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, और बाएं से दाएं क्रम में, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 लिख करके ये एक तीर का निशान मार देंगे। ये एक संख्या, ये हमारी रेखा हो गई, और इस पर संख्याएं लिखी हैं, इसलिए इसका नाम संख्या रेखा हो गया। और ये जो निरूपण अभी आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण होता है। अब हम अगर इस मध्य बिंदु पर शून्य भी शामिल कर देते हैं, तो ये हमारी हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पूर्ण संख्याओं में शून्य को भी शामिल किया जाता है। अब बात आती है पूर्णांकों की, और हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, जहाँ तक मेरा मानना है।
और मैंने बहुत ही मेहनत की है इसको वीडियो को बनाने के लिए। संख्या रेखा पे मध्य बिंदु में हम शून्य को रखते हैं और संख्या रेखा पर मध्य से दाईं ओर, ये रहा आपका दाईं ओर राइट साइड में, ये यहाँ पर आपकी सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। जिस तरह से दाईं ओर चलने पर सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है, इस तरह से बाईं ओर चलने पर अंतिम संख्या भी कोई नहीं होती है और इनको हम सुविधा अनुसार, अध्ययन के अनुसार एक संख्याओं को बढ़ाते रहेंगे। अब इन संख्याओं में आपस में संबंध देखिए। ये रही आपकी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर पहला नियम है, बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं अर्थात लेफ्ट से राइट जाने पर मान में वृद्धि होती है। ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप बोल सकते हैं कि संख्याओं रेखा पर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो -5 के बाद -4 आता है, -3 आता है, तो -4 -3 आता है, तो हमारा जो नियम है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि -4 जो है -5 से बड़ा है। -4 -5 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पूर्णांकों की यही सबसे अलग विशेषता है कि जो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है? ऋण 1। ऋण 1 क्या है? सबसे बड़ा ऋण 1 जो है सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। और शून्य जो है सब ऋण पूर्णांकों से बड़ा है। सभी ऋण पूर्णांक, मैं संकेत ही बना दे रहा हूँ, पूरा शब्द नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए। ऋण 0 जो है सभी ऋण पूर्णांक से बड़ा पूर्णांक है। अब बात आती है शून्य पर। अब हम शून्य को ऋण पूर्णांक मानेंगे या फिर धन पूर्णांक? शून्य को ना ही हम ऋण पूर्णांक मानेंगे और ना ही हम धन पूर्णांक मानेंगे। देखिए इसमें कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं। पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है। शून्य न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य से पहले सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य के बाद सभी पूर्णांक धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे और धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। अब आपको परीक्षा में कई तरह से सवाल दे सकता है। ऋण पूर्णांकों के मान रख दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, अर्थात इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसमें आपको धन संख्याएं और ऋण संख्याएं भी लिखी होंगी, तो वहाँ पर आपका स्टेटमेंट होगा इन पूर्णांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब भी प्रश्नावली जब आएगी मैं आपको ऐसे सभी प्रश्न करके दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा इनका व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग देख लेते हैं। ऋण पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित करना है और धन पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित करना है। हमने अपने आप जीवन में आपस में कुछ चीज़ों पर डिस्कस किया है, तो फिर से हम उन पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। जैसे ऊंचाई है, गहराई है, दूरी है, पास है, अधिक है, कम है, लाभ है, हानि है। तो इसमें हम आपको धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक से कैसे निर्देशित करेंगे देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर किताब के द्वारा ही बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं प्रश्नावली कराऊंगा आपको, तब आप सब चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए धनात्मक परिमाण। धनात्मक परिमाण में क्या होता है, जैसे आपको लाभ हो रहा है तो आप उसको धनात्मक संख्याओं में प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि धनात्मक संख्याओं में या धन पूर्णांक में हमेशा धन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर संख्या सामान्य रूप से लिखी हुई है तो भी आप उसको धन पूर्णांक ही मानेंगे। जैसे ये आपका 5 लिखा हुआ है, तो आपसे अगर पूछा जाए ये कौन सा पूर्णांक है, तो आप इसको धन पूर्णांक बताएंगे। जैसे ये आपके लिए मान लीजिए संख्या के तौर पर 50 लिखा हुआ है या 400 लिखा हुआ है, इन सभी के आगे धन पूर्णांक नहीं लगा हुआ। अगर आप धन लगा देंगे
तो भी कोई बात नहीं है, तब भी धन पूर्णांक है, और अगर नहीं भी लिखा है तब भी ये धन पूर्णांक है। किंतु ऋण पूर्णांक के सम्मुख या उसके सामने ऋण का चिन्ह लगाना अत्यंत ही अनिवार्य है, जिससे उसकी पहचान की जा सके कि ये ऋण पूर्णांक है अथवा धन पूर्णांक है। और जीरो के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, जीरो ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अब हमने आपको ये भी बता दिया कि सामान्य जीवन में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का महत्व क्या होता है। समुद्र तल से ऊंचाई धन पूर्णांक, समुद्र तल से गहराई ऋण पूर्णांक, लाभ की स्थिति में धन पूर्णांक, हानि की स्थिति में ऋण पूर्णांक, उत्थान की स्थिति में धन पूर्णांक और पतन की स्थिति में ऋण पूर्णांक। चलिए हम एक प्रश्नावली पर विचार करते हैं। निम्नलिखित के विपरीत क्या है? ये है आपकी एक प्रश्नावली और इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्नावली 3A में प्रथम पार्ट के प्रथम प्रश्न का पहला पार्ट लिखा है पूर्व दिशा में जाना। पूर्व दिशा में जाना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है पूर्व दिशा में जाना। तो पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा में जाना। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? जैसे क्या है प्रश्नावली अभ्यास 3A, इसमें अभ्यास 3A में पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको ये लिखा हुआ है पूर्व दिशा में जाना। क्योंकि मैं 1 या 2 सवाल इसमें ज़रूर आपको करा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करके देखिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। पूर्व दिशा में जाना, तो अब आपको पूर्व का विपरीत क्या होगा? पश्चिम। ऐसे ही आपसे पूछा जाए तो उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण। अगर पश्चिम का विपरीत पूछ लिया जाए तो उत्तर, पश्चिम दिशा में जाना। और हम पूर्व को पॉजिटिव लेंगे या धनात्मक लेंगे और पश्चिम को ऋणात्मक लेंगे। ऐसे ही अगर हम उत्तर को धनात्मक लेते हैं तो हमारा दक्षिण ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न है 20 रुपये का लाभ, तो हम उतने ही बिंदु पर 20 रुपये का हानि बोल सकते हैं, ये हमारा विपरीत बिंदु होगा। 10 किलोग्राम का वजन बढ़ाना, इसका विपरीत होगा 10 किलोग्राम का वजन घटाना। औसत से अधिक, औसत से कम, बैंक से धन निकालना, विपरीत बैंक में धन जमा करना। अब निम्नलिखित को पूर्णांकों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब इन पूर्णांकों को आपको धन और ऋण बताना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 300 रुपये का लाभ, तो अब आप क्या बताएंगे? 300 रुपये का लाभ, तो लाभ को यहाँ इसको पूर्णांकों का प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप इसको 300 रुपये भी लिख सकते हैं और प्लस 300 भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कि आपको बताया था पहले कि धन पूर्णांकों में आवश्यक नहीं है कि आप उनके सामने प्लस चिन्ह का प्रयोग करें, लेकिन ऋण पूर्णांक में ये अत्यंत ही आवश्यक है, वरना आप इसको पहचान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक। देखिए ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा है 600 रुपये की हानि, तो आप इसको बनाएंगे, ये ऋण पूर्णांक में आएगा, 600 रुपये ऋण पूर्णांक हो गया आपका। अब चलिए इनको प्रश्नों को आप बाद में आप खुद भी हल कर सकते हैं। निम्न के बीच की सभी पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शाइए। निम्न के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं, और ये पहला प्रश्न है -3 तथा 4। हमारे पास संख्या रेखा पहले से ही है, तो मैं जरा उसी पर ही सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। -3 और 4 के बीच में, -3 व 4 के बीच पूर्णांक कौन कौन से पूर्णांक होंगे, इसमें आप संख्या रेखा पर ही हम देख लेते हैं। -3 के बाद आता है आपका -2, -1, 0। कौन सा? -2, -1, 0, फिर 1, 2 और 3। ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि -3 व 4 के बीच के समस्त पूर्णांक लिखिए। तो समस्त पूर्णांक में आपके जो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य सभी को लिखना होगा। अब इसी का अगला प्रश्न है आपका 0 तथा +6 के बीच में। देख लीजिए आप संख्या रेखा पर 0 तथा +6 के बीच में, ये रहा आपका 0 और ये रहा +6। उसके बीच के कौन कौन से पूर्णांक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये रहे आपके। अभी हम इनका प्रयोग करेंगे तो समझ जाएंगे इनके सारे बारे में अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। स्पष्ट दिख रहा होगा आप सभी को। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है बड़ा या छोटा का चिन्ह भरिए। जैसे ये लिखा है -49 और +49, तो आपको बताया है कि ऋण पूर्णांक तो 0 से भी छोटे होते हैं, तो ये तो 49 लिखा हुआ है, तो ऋण पूर्णांक पहले ही -49 49 से छोटा होगा। -49 इज लेस देन +49।
अब यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरे वाले में क्या लिखा है 25 और 0। तो जैसे इसमें चिन्ह पहले से ही लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बताया था आपको परिभाषा में कि शून्य जो है सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। तो 25 कैसा है, छोटा है, तो यहाँ पर छोटा का निशान लगेगा। ऐसे ही 0 और 25 के बीच में यहाँ पर ध्यान रखिए ये +25 यानी धन पूर्णांक है। तो शून्य जो है धन पूर्णांकों से छोटा होता है और ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी छोटा का निशान ही आएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। मैं समझता हूँ आप मेरे अब तक तो बहुत कुछ समझ चुके होंगे इस चैप्टर में। तो इसमें कुछ पूर्णांक लिखे हुए हैं, इनको हम आप आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम बनाते समय हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी संख्या है -6। इसके बाद -2, -6, -2, फिर उसके बाद 0। अब आपकी धनात्मक संख्याएं शुरू हो जाती हैं, तो 2 और उसके बाद आएगा 3। तो जो पूर्णांक हमें दिए गए थे -6, -2, 0, 2, 3, इनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। तो इस तरह से हमें एक इसका उत्तर प्राप्त होता है। -6 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, उससे बड़ी -2, -0, -2, -3। ध्यान रखिए मौखिक आप एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जब ऋण है, ऋण में सब कुछ उल्टा होता है। तो आप जैसे सोच लीजिए जो संख्या बड़ी है अगर ऋण की है तो वो उल्टी है यानी कि छोटी हो जाती है। ये आपको बहुत ही आसान तरीका है याद करने का और समझने का भी। इसी तरह से इसी प्रश्न का एक अगला प्रश्न भी दिया गया है कि अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में आरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है। देख लीजिए आप सभी लोग जिस तरह से लिखा हुआ है अवरोही क्रम में लिखिएगा। इनमें अवरोही क्रम में क्या है, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है हमें पहले। इसमें लिखा है 0, -4, 5, 6, -14, 2 और 20। अब आप इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताइएगा अपने आप ही सब लोग। इच्छा कमेंट में बता दीजिएगा। सबसे सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें है 20। अवरोही में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा पूर्णांक लिखेंगे और ये चिन्हों का क्रम उल्टा हो जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन। अब 20 से छोटा कौन सा आ रहा है इसमें, 20 से छोटा आ रहा है 6। इससे छोटा आपका इसमें देखिए 5 आएगा, और 5 से छोटा पूर्णांक दिए पूर्णांकों में 2। अरे हाँ जी ठीक, 2 सही बिल्कुल। और 2 के से छोटा, 2 से छोटा। अब धनात्मक संख्याएं तो हमारी सभी लिखी जा चुकी हैं, अब हमारी बचती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याओं से पहले शून्य भी दिया गया, तो शून्य को भी हमें लिखना होगा क्योंकि शून्य सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। अब शून्य के बाद क्या बताया था कि माइनस में विपरीत होता है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, और हमें क्या लिखना है, बड़ा। तो इनमें दिए गए संख्याओं में छोटा बड़ा कौन सा है, -4। तो अवरोही क्रम में पहले बड़ा लिखा जाता है, फिर उसके बाद छोटा लिखा जाता है। -4 के बाद अब आपका एक ही अंक बचा है पूर्णांक, उसको लिखते हैं -14। और इसमें अभी प्रश्नावली में 2 प्रश्न और बचे हैं, चलिए मैं उनको बताने के बाद ही आपको आगे लेकर चलता हूँ। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताइए, लिखिए। चलिए मैं आपको योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ विपरीत से होता है, और योगात्मक प्रतिलोम जब शब्द का प्रयोग कहीं पर भी होता है तो आप समझ लीजिए ऐसी संख्या जो दी गई संख्या में शामिल कर दी जाए या जोड़ दी जाए तो उसका उत्तर शून्य आना चाहिए। शून्य को क्या बोलते हैं पता होगा, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। योगात्मक तत्समक, जैसे कोई भी संख्या हमारी दी गई है a, और अगर हम इसमें -a को शामिल कर देते हैं तो उसका उत्तर शून्य आता है। इसको प्राप्त संख्या निकालने का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने का बहुत ही सरल तरीका है। जो भी संख्या आपको दी गई है उसका आप ऋणात्मक मान लिख दीजिए, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो सकता है, यानी कि 5 में हम क्या जोड़ें कि मान शून्य आ जाए। तो 5 में हम ऋण 5 जोड़ेंगे तो इसका मान शून्य आ जाता है। तो 5 का योगात्मक, सॉरी ये योगफल लिख दिया है, योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ
AI ऑफ 7, आंसर क्या होगा -7। अगर हम इसको परिणाम चेक करना चाहें तो क्या कह सकते हैं इसको हम 7 प्लस -7, बताया था कि ऋण पूर्णांक प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाता है। 7 - 7 = 0। आध्यात्मिक रूप से हमारे सामने क्या आ रहा है, 7 प्लस -7, हमें क्या है कि 7 में ऋण पूर्णांक को जोड़ा गया। अगर हम यही योग संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हमें संख्या रेखा पर प्लस करना है तो अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी गति होगी बाएं से दाएं, और हमें कोई चीज़ ऋण करनी है तो दाएं से बाएं, उल्टी गति होगी। अब हम इसको आपके सामने अगले वीडियो में ये भी प्रस्तुत करेंगे किस तरह से पूर्णांकों को संख्या रेखा पर जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसके बाद साथ साथ वीडियो के अंत में एक तो पॉइंट और आपका रह गया है, मैं इसको भी आपकी व्याख्या कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष मान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। पूर्णांक का निरपेक्ष मान। पूर्णांक का निरपेक्ष मान वह मान होता है जिसमें धन या ऋण कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, जैसे निरपेक्ष मान को दो रेखाओं से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जिस भी संख्या का या जिस भी पूर्णांक का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है उस मान को हम संख्या रेखाओं के बीच में लिख देंगे। जैसे -a है और इसके आगे पीछे हमने दो लाइन कर दी, इसका मतलब ये हुआ -a का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने बताया था हमने, ऋण या धन कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका उत्तर A आएगा। अगर प्लस लिखा हुआ है तब भी +a अगर लिखा हुआ है और इसका निरपेक्ष मान पूछा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका भी मान a ही आएगा। प्लस हो अथवा माइनस हो तो वो पूर्णांक है, और उसका अगर हमें निरपेक्ष मान निकालना है तो हमारे सामने क्या हो सकता है, इसमें कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, और मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। मैं राजीव कुमार अवस्थी, देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।